नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की। दिखेगी झलक खेल जगत में क्या हुआ हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर हर वो बात जो कि आपके दिन को खास बनाने वाली है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े संशोधन विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे जनहित से जुड़े कई सवाल। एसआईआर पर आज एसआईआर पर आज भी संसद में गतिरोध के आसार, तो वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार है भारत। काशी में फिर गूंजेगी तमिल संस्कृति। काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत आज से। तमिलनाडु से लगभग 1,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत से की शानदार शुरुआत। एक तरफा मुकाबले में नामीबिया को 13-0 से दी मात। तो शुरुआत करते हैं संसद की खबर के साथ। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। और सरकार की कोशिश होगी कि आज भी इस बिल को पारित करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े संशोधन बिल को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। आपको बता दें, इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस को खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से भी कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिल्कुल शहला, देखिए शीतकालीन सत्र तो चल ही रहा है, लेकिन राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे और इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कई विधायी कार्य का कामकाज जो है वो बिल्कुल। और शला, मुझे लगता है कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि देखिए विधायी कामकाज के लिहाज से तो ये इम्पोर्टेंट है ही सही। बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो कि चर्चा में और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 में क्या है और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, आइए इसे समझते हैं। बिल्कुल, 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस रहेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक का 2025 का क्या कुछ असर होगा, ये आपको बता रहे हैं। महंगे होंगे तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद। वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू और
संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। और शला ये प्रावधान इसीलिए किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये जो तमाम सारी ऐसी तंबाकू से संबंधित जो चीजें हैं उन पर कम से कम जो है वो कर लगा करके ताकि लोग उसे कम उपभोग उसका करें। और आपको बता दें कि कर नियम बदलने पर भी सरकार को इसके जरिए राजस्व मिलता रहेगा। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी जो है, तो बिल्कुल कोशिश जो है वो यही है कि आम जन का ध्यान रखते हुए और सरकार को भी जो है उससे जो है राजस्व हासिल होता रहे। तो संसद में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यकाज जो हैं वो आज महत्वपूर्ण हैं और जो होने हैं, लेकिन जानते हैं कि क्या ये महत्वपूर्ण बिल विपक्ष की नज़र में है, क्योंकि कल पहले ही दिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर पर हंगामा मचाया उसके बाद आज भी ये पूरी संभावना है कि आज भी यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर गतिरोध जो है वहां पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। और इससे पहले कल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने पर संसद के दोनों ही सदनों में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। बिल्कुल, विपक्ष की मांगों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये आश्वासन दिया है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की मांगों पर विचार किया जा रहा है। बावजूद इसके रिजिजू के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी दलों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया और इस तरह विपक्ष के हंगामे ने दोनों सदन की कार्यवाही जो है वो रोक दी। तो संसद में एसआईआर पर हंगामा देखने को मिला। We met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. तो नीरज सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, वर्तमान में देखा जाए तो तंबाकू, पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी लागू है। अब संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। हमारे दर्शकों को समझाइए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 में क्या है और क्या इसका असर होने वाला है। देखिए, इसका जो असर है, आप देखें कि सरकार का उद्देश्य यही है कि जो तंबाकू से रिलेटेड उत्पाद हैं उनका जो उपभोक्ता है वो कम से कम जो उपयोग है वो करें। और आप देखें कि जीएसटी में 28% जो टैक्स है वो इस पर लागू है। लेकिन इस बिल के बाद और जब ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे सिगरेट है, कच्चे तंबाकू है जिनका उपयोग लोग करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि अभी जैसे 1000 सिगरेट है उन पर 2000 से लेकर 3000 का जो टैक्स है वो लगता है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद वही 1000 सिगरेट के ऊपर 5 से लेकर 10,000 के करीब जो टैक्स है वो बढ़ सकता है। उसी तरीके से आप देखें कि जो तंबाकू से रिलेटेड जो उत्पाद हैं उन पर जो टैक्स है वो 60 से 70% तक बढ़ जाएगा। और सरकार का सीधा उद्देश्य है कि अगर इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर जो उपभोक्ता हैं वो कम इसका उपयोग करेंगे। और ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि तंबाकू से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, माउथ कैंसर है, ये तमाम जो बीमारियां हैं जिन पर न केवल सरकार का जो पैसा है वो खर्च होता है बल्कि जो उपभोक्ता है उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बिल के बाद जब कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर उनका जो उपयोग है वो कम होगा। और सरकार की मंशा भी यही है कि लोग जो खासतौर से तंबाकू से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं उनका कम से कम प्रयोग करें और अपने जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें। इसके साथ साथ ही आप देखें कि सरकार के रेवेन्यू में किसी तरह की कोई जो कमी है वो नहीं होगी और रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी आप देखें कि जनहित के तमाम कार्यों पर पैसा खर्च करती है। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें या दूसरी आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। और ये एक ऐसा बिल है कि जहां पर उपभोक्ताओं को ये कोशिश की जाएगी कि वो इसका जो प्रयोग है वो कम से कम करें।
दूसरा आप देखें कि अगर हम आज संसद के दोनों सदनों की बात करें तो निश्चित तौर पर कई सारे विधायी कार्य हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विषय हैं जिन पर जो नए सांसद हैं वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण देश हित के मुद्दे हैं जो सांसद दोनों सदनों में उठाना चाहते हैं। आप विपक्ष का आप रवैया देखें कि कल भी जब संसद के दोनों ही सत्र शुरू हुए, एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा विपक्ष कर रहा था। सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, इसके अलावा जो विपक्ष जो दूसरे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का जवाब चाहता है तो उन पर भी सरकार चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि सारे विधायी कामकाज को छोड़कर और चर्चा विपक्ष के अनुसार ही जब विपक्ष चाहे तब शुरू होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि कई सारे विधायी कार्य लिस्टेड है, 10 से ज्यादा जो बिल है वो सरकार के एजेंडे में है और महत्वपूर्ण बिल है जो देश हित में और जो जनता है उसके हित में, तो उन बिलों पर भी विपक्ष चर्चा में भाग ले। और जो सरकार बिल्कुल इस बात पर तैयार है कि विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं उन पर सरकार जवाब देगी और उन पर चर्चा कराएगी। अब देख रहे हैं कि आज जो विपक्ष है दोनों सदनों में किस तरह का जो रवैया है वो अपनाता है। हालांकि विपक्ष का कल ये कहना था कि वो चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष की स्थिति देखने को मिली कि एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा और यहाँ तक कि वॉकआउट भी विपक्ष ने किया। लेकिन नीरज, जो वर्तमान में स्थिति हम देख रहे हैं, देखिए हर सत्र में संसद के कमोबेश हर सत्र में हम इस तरीके की व्यवधान की स्थिति देखते हैं। जिस विधेयक का जिक्र आप कर रहे थे वो विधायी कामकाज के साथ साथ आम जनता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरीके का गतिरोध और व्यवधान यदि लगातार चलता रहेगा तो फिर कैसे हम संसद की बेहतर तस्वीर देख पाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष का सामंजस्य बहुत जरूरी है सदन चलने देने के लिए, लेकिन व्यवधान के स्थान पर यदि गंभीर चर्चा हो तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति हम देख पाए। देखिए बिल्कुल बेहतर स्थिति होगी क्योंकि सरकार जो बिल पेश करती है अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन कमियों को उजागर करे देश हित में और जनता के हित में। लेकिन हमने देखा है कि पिछला भी अगर आप सत्र देखें कि किस तरीके से विपक्ष के हंगामे के कारण पूरा का पूरा जो सत्र है वो एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इस बार भी आप देखें कि सरकार ने स्पष्ट किया है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी विपक्ष के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो सरकार के साथ रचनात्मक जो सहयोग है वो बनाए रखना चाहते हैं, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष संसद के बाहर अलग तरह की भाषा का प्रयोग करता है, संसद के अंदर अलग तरह की भाषा का प्रयोग करता है। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर ड्रामा की जरूरत नहीं, डिलीवरी की जरूरत है। देश की करोड़ों जो जनता है वो देख रही है अपने जनप्रतिनिधियों को, वो चाहती है कि उनके मुद्दों पर चर्चा हो, वो चाहती है कि देश हित के तमाम मुद्दे हैं उन पर बिल बने, जो जनता है उनकी परेशानियां हैं वो दूर है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता है उसके कारण ये जनता का ही पैसा खर्च होता है। आप देखें कि प्रति मिनट लाखों रुपए संसद की कार्रवाई में खर्च होते हैं और पिछली बार भी आप देखें कि करोड़ों जो रुपए हैं वो बर्बाद हो गए और जनता के ही पैसे हैं। और निश्चित तौर पर जनता भी देख रही है अपने विपक्ष के सांसदों को कि वो किन मुद्दों पर उनको संसद में भेजती है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या ये कहें कि पार्टी हित के लिए वो लगातार इस तरह की बातें, इस तरह के नारे लगाते हैं जो जनहित के मुद्दों से दूर दूर तक सरोकार नहीं रखते। अब ये विपक्ष को देखना होगा कि आज जब संसद के दोनों सदन शुरू होंगे तो विपक्ष रचनात्मक रवैया अपनाए और चर्चा में भाग ले। अगर उसको कोई कमी लगती है तो सरकार के सामने सवाल खड़े करे ताकि जनता की जो अपेक्षाएं उनके अनुरूप विपक्ष के सांसद खड़े उतर सकें। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामे के बजाय डिलीवरी पर फोकस करना चाहिए तो उस पर विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन आप पीछे बीते समय के अगर आप तमाम सालों का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही किया है और संसद के कामकाज को बाधित करने की कोशिश की है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष जो है लगातार बहुत सारे बिल पास करवाने में भी कामयाब रही। अब ये जो इतना महत्वपूर्ण बिल है, क्या लगता है कि आज इस पर चर्चा संभव है और इस पर विपक्ष का क्या कुछ रुख हो सकता है? देखिए लोकतंत्र के हित में तो यही है कि चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो दोनों इस बिल पर जो चर्चा हो उसमें भाग लें और अगर विपक्ष को लगता है कि कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ खामियां रह गई हैं तो उन खामियों को सरकार के सामने स्पष्ट करें। लेकिन विपक्ष का जो रवैया जिस तरह का लग रहा है सहला,
मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष किसी भी तरीके से समझने के मूड में। आप देखें कि पिछला सत्र जिस तरीके से हंगामे की बेट चढ़ा, हमने देखा कि प्रधानमंत्री तक पर सीधे सीधे अटैक किए गए, हमने देखा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो अपमान है वो किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तक की गई विपक्ष के द्वारा। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप सरकार से तर्क रखिए, सरकार के विरोध करिए, लेकिन तर्क के साथ विरोध कर दिए। कुतर्क के साथ जो विरोध है वो नहीं होना चाहिए। और जनता भी निश्चित तौर पर देख रही है कि विपक्ष किस तरह का जो रवैया है वो सदन में अपना रहा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि दोनों सदन सुचारू रूप से चले और जनहित के और सरकार ने जो भी काम निश्चित किए विधायी कार्य वो सुचारू रूप से पास होने चाहिए या संपन्न होने चाहिए। लेकिन आज देखना होगा जब 11 बजे दोनों सदन शुरू होंगे तो विपक्ष किस तरह का रवैया अपनाता है। बिल्कुल, देखिए संसद जो है वो चर्चा के लिए है और उसमें व्यवधान के स्थान पर गंभीर चर्चा को स्थान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हम यहां रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। In our mission to build Viksit Bharat, every woman will stand as an equal partner. श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। Equal opportunities at every level and dignity for motherhood is given. Because the new labor codes, the Modi government is ensuring guarantee of equal pay for equal work and equal opportunities. Guarantee to work in any type of work with consent. 26 weeks of paid maternity leave, crèche facilities and option for work from home when needed. Medical bonus of up to ₹3,500 under health benefits. With the new labor codes and the women workforce, India will move forward and become truly Atmanirbhar. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और देखिए शाला संसद का शीतकालीन सत्र तो चल ही रहा है, लेकिन संसद में एसआईआर पर हंगामा शुरू हो चुका है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज केरल और बिहार में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगा और साथ साथ केरल में एसआईआर के खिलाफ सीपीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को टालने की मांग की है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। वहीं बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के खिलाफ सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1.25 करोड़ प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और इन सभी का तत्काल ऑडिट कराया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी IPAC डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। उन्होंने दावा किया कि सीईओ का कार्यालय तक सुरक्षित नहीं है और कोलकाता पुलिस पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। बीजेपी की मांग है कि 26 से 28 नवंबर के बीच हुई सभी प्रविष्टियों की विशेष प्रेक्षकों और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम से जांच और ऑडिट कराया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ये कोई बीएलओ नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया।
चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। बिल्कुल। और भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च कर अपनी प्रबल क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। तेज गति, अद्भुत सटीकता और प्रबल विनाशकारी शक्ति से लैस ब्रह्मोस ने निर्धारित लक्ष्य को बिल्कुल सही निशाने पर भेदा, जिससे भारतीय सेना की जो परिचालन क्षमताएं हैं उनमें निरंतर हो रहे सशक्तिकरण की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है। और यह परीक्षण दक्षिणी कमान द्वारा संचालित किया गया, जो भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक तकनीक के विकास में हो रही प्रगति का स्पष्ट संकेत है। इस सफलता ने न केवल सेना की तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता और युद्ध तैयारी को मजबूत किया है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए देश की रणनीतिक मजबूती को भी उजागर किया है। ब्रह्मोस की ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती है। और दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपिया, कुलगाम और पुलवामा समेत 8 जगहों पर तलाशी ली है। वहीं लखनऊ में भी एक स्थान पर एनआईए ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई डिजिटल उपकरण और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। आपको बता दें, इससे पहले एनआईए ने 26 और 27 नवंबर को फरीदाबाद में अल-फला यूनिवर्सिटी परिसर और दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों से कैश, विदेशी मुद्रा और सोना बरामद किया गया था। एनआईए ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की थी और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मामले की बारीकी से जांच कर रही है। शाला, बिल्कुल। 10 नवंबर को हुए धमाका केस में जांच एजेंसियों ने अब तक 7 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। और इसी के साथ शाला, मुझे लगता है थोड़ा सा एक और ब्रेक आप देखते रहिए नया सवेरा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और नया सवेरा में पराक्रम बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम की। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत संस्कृति का अनुपम नजारा इसके माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। तो चला काशी तमिल संगमम, मतलब काशी के नमो घाट पर आज से काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ हो रहा है, जो उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक निकटता को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल, चौथा संस्करण है ये, और इस बार आयोजन की थीम जो है तमिल करकलाम यानी कि तमिल सीखें रखी गई है, जो भाषा और परंपरा के आदान प्रदान को एक नया आयाम देती है। तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलासनाथन समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई के छात्र भी मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक ही मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करेंगे।
और आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए बनारस पहुंचे प्रतिभागियों से डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी ने बात की। बहुत ही खुशी का मौका, बहुत ही उल्लास का मौका, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और ये पहला जत्था यहाँ पर आया हुआ काशी तमिल संगम के चतुर्थ संस्करण में, और अलग अलग बसों में यहाँ पर लोग हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हृदय के उद्गार क्या है। यहाँ का यात्रा बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, सबको पसंद है इधर आने, यहाँ का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ इधर। अब कैसा रहा आपका वेलकम यहाँ पर? जबरदस्त है सर, ऐसा वेलकम तमिलनाडु में नहीं है। ऐसा वेलकम है कि बहुत खुश हो गए इधर आके, ऐसा कभी देखे नहीं, सब खुश है आकर। We feel very blessed and grateful for having this opportunity, and this is our first time trip to Kashi, and this is very new experience for us, and the hospitality, everything was really good. I am very luckiest person for selecting this Kashi Tamil Sangam people. Very grateful, best feeling. First of all, I'm thanking for our government to take this very holiest opportunity to the youngsters and to develop the spiritual and point of view, and all from day when they care us a lot, and they feel like a home, and they made us a new family. Actually, I was so happy about this journey, and I feel very blessed for being a part of this Kashi, and I was so happy about I was selected in this, and it was a most memorable and wonderful experience in my whole life. पर उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा मौका है, और तमाम शुभकामनाएं इन तमाम लोगों को कि ये जो मन में इच्छा करके आए हैं वो यहाँ पर दर्शन करें और यहाँ पर पूरे जो उत्तर भारत की संस्कृति को देखें, समझें, और इस संस्कृति को वहाँ दक्षिण में ले जाकर ये कहें कि वाकई कोई बात थी उत्तर में भी, कि वहाँ पर सब कुछ एक तरीके से बहुत इन्हें यहाँ पर अच्छा लगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी मनीष वाजपेयी ने कार्यक्रम को के नए रूपरेखा को लेकर वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से भी विशेष बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 यानी कि चतुर्थ संस्करण का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजनरी कार्यक्रम है, जो एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान है, उसमें ऐसे कार्यक्रम प्राणवायु की तरह से काम करते हैं। हमारे साथ मिस्टर एस राजलिंगम साहब मौजूद है, जो कि आयुक्त हैं वाराणसी मंडल के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार के इस चतुर्थ संस्करण में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काशी तमिल संगमम 4.0 यानी कि चतुर्थ संस्करण में क्या खास है और क्या कुछ खास होने जा रहा है? इस बार काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन हो रही है, और इसमें 7 अलग अलग डेलीगेशन तमिलनाडु से आएंगे, लगभग 1800 डेलीगेशन आएंगे, और ये 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक यहाँ गंगा के तट पर नमो घाट पे इसका आयोजन हो रही है अभी। सो इसमें जो इसके पिछले जो काशी तमिल संगमम है, उसके अतिरिक्त वहाँ से 50 जो टीचर्स है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस साल का जो काशी तमिल संगमम है, इसका थीम है तमिल करकलाम, यानी आइए हम तमिल सीखें। यही इसका इस साल का जो थीम है। इसके अतिरिक्त जो हर साल हम लोग जो फीडबैक लेते थे, उसके आधार पर 300 जो स्टूडेंट है वो काशी से तमिलनाडु के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। वहाँ इनका जो 15 दिन का एक कोर्स रहेगा, और इस साल का जो कार्यक्रम का समापन है ये रामेश्वरम में होगी। इस बार इस कार्यक्रम का समापन रामेश्वरम में हो रहा है, तो जरा इसके बारे में भी आप बताएं कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ खास क्या फीडबैक था जिसके चलते इसको रामेश्वरम में किया जा रहा है? नहीं, जो हर बार जो डेलीगेशन आते थे, उन लोग यहाँ आने के बाद उनको इतना अच्छा लगता था, वो लोग बार बार एक डिमांड ये रखते थे कि हम भी यहाँ के कल्चर को भी वहाँ इस मैसेज को पहुँचवाना है, और वहाँ दिखना है कि काशी हमें कितने प्यार से और उसे जो स्वागत किया, यहाँ हमें किस तरह की अतिथियों की तरह वो जो यहाँ हर चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट मशीनरी हो, उनको ट्रीट किया गया। सो उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा एक कारण धार्मिक कारण भी है कि जब काशी की अगर बात करें, उनकी जैसे यात्रा रामेश्वरम से शुरू होके और काशी के बाद वापस रामेश्वरम में ही समाप्ति जो होती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये वो कार्यक्रम है जिसका बहुत व्यापक असर देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मनीष वाजपेयी, वाराणसी,
डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी से डीडी न्यूज की विशेष बातचीत। भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से खाद्यान्न का देश के अंदर प्रसंस्करण किया जा रहा है, उसके बाद अब भारत का जो खाद्यान्न है वो दुनिया की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय काफी तेजी से काम कर रहा है, नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है। क्या कुछ है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, आज हमारे साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी साहब हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में आपका। धन्यवाद। आपका मंत्रालय तो काफी आजकल सुर्खियों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, खाद्यान्न की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्पादन के क्षेत्र में देश जहां खड़ा है, ऐसे में दुनिया के दूसरे देशों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ आप इस क्षेत्र में कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो कोई भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, खाद्यान्न की हो, फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल की हो, फिशरीज़ की हो, उसमें भारत आप देखिएगा या तो पहले स्थान पे है या दूसरे पे है या इनवेरिएबली फर्स्ट 5 में है। तो हम प्रोड्यूस तो बहुत सारा करते हैं और हमारे यहाँ डिमांड भी है, पर उसका जो प्रसंस्करण होता है, जो उसको खाद्य को जो प्रोसेस करने की बात है, वो हमारे यहाँ शुरू हुआ है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, बट अभी उसमें बहुत स्कोप है। प्रोसेसिंग लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में हमारा मंत्रालय कुछ स्कीम्स द्वारा, कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, ताकि वैल्यू एडिशन जो हो वो हमारे देश में हो। वैल्यू एडिशन के साथ जो हाइजीनिक है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो अप करके जो प्रोडक्शन हो। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स बहुत बढ़िया, और पैकेजिंग जब से इम्प्रूव हुआ है तब से हम लोग जो प्रसंस्करण है उसको भी एक बहुत अच्छी नई गति मिली है। और दूसरी जो आपने बात कही कि दूसरे देशों को भी हम लोग खाद्यान्न या प्रसंस्करण किया हुआ खाद्य अवेलेबल कराएं, तो जैसे 2013-14 की अगर मैं बात करूं, तो तब हमारे देश से जो एग्री एक्सपोर्ट होता था, एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसका 12-13% होता था प्रसंस्करण किया हुआ या प्रोसेस फूड। आज वो बढ़ के 24% हो गया है 10 साल में। तो इसका मतलब कि जो हम पहले रॉ मटेरियल भेज देते थे, उसको हम हमारे देश में प्रोसेस कर रहे हैं और उसको फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन की तो बिल्कुल आपने बात की, और वैल्यू एडिशन के माध्यम से ही शायद आज किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा दाम भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता की, और जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपका मंत्रालय और विभाग क्या कुछ कर रहा है? जहाँ तक गुणवत्ता की बात करें हम लोग, तो एक तो हमारे यहाँ रेगुलेटर है खाद्यान्न को लेके, फूड प्रोसेसिंग फूड के लिए FSSAI जो है वो रेगुलेटर है। तो वो जब भी कोई लाइसेंस देता है तो उसकी सारी प्रोसेस वो देखता है, और उसके बाद ही उन मानकों को जब आप अचीव करते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कोई भी खाद्यान्न या उसका प्रोसेस फूड जब आप निर्यात करते हैं, तो हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनके भी स्टैंडर्ड है। कहीं वो कोडेक्स फॉलो करते हैं, कहीं उनके अपने मानक होते हैं। तो आप जब तक उन मानकों पे खरे नहीं उतरते तब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम लोगों ने देश में पिछले गत वर्षों में बहुत सारी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनवाई हैं, और क्वालिटी को लेके कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की हमने कोशिश की है। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, जो FTL हम बोलते हैं, ये फूड क्वालिटी को एंश्योर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। और हमारे मंत्रालय की तरफ से हम लोग पिछले कुछ सालों से एक स्कीम चला रहे हैं जिसमें हम लोग फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सपोर्ट करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 200 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारी स्कीम से एस्टेब्लिश की है। और अभी जो जुलाई में एक कैबिनेट ने अनुमति दी थी, उसके हिसाब से हम लोग 100 नए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का हम लोग EOI हमने किया है। और इसकी जो स्कीम है
उसमें आपको आप जो इन्वेस्टमेंट है उसका 35% या 5 करोड़ वहाँ तक का हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाने के लिए। और ये जो 100 लेबोरेटरी हम लगाएंगे उसमें इस बार हम लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही करना चाहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मिनिमम NABL एक्रेडिटेशन हो, उस तरह की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हो, ताकि जब वो कोई भी स्टैंडर्ड कोई भी क्वालिटी को चेक करते हैं तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपने जो बात की, जो एक नई तकनीक है जिसे आप इरेडिएशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है, खासतौर से फलों की और सब्जियों की अगर बात करें तो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी कहा कि आपका मंत्रालय एक शुरुआत कर रहा है कि लैब की जो संख्या है वो देश भर के अंदर उसको फैला दिया जाए, तो उसके लिए आप कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं? आप क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मदद कर रहे हैं? अभी तक जो हमारी लैब की स्कीम थी उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आते थे और सरकारी या कोऑपरेटिव्स या APMC जो होती है वो भी आती थी। अभी जो जुलाई में जो कैबिनेट ने एक योजना मंजूर की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स बनाएं और ये जो है लैब वो किसी के उसमें ना आए, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करे और जो है उसी को बताएं। तो इसमें जो नई स्कीम जो हम अभी जिसका हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी पिछले सप्ताह ही फ्लोट किया है उसमें हम लोग 100 नंबर ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को लगाने के लिए EOI इनवाइट कर रहे हैं, लोगों से एप्लीकेशंस मंगवा रहे हैं। ये जो स्कीम है उसमें बेसिकली NABL या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड की सर्टिफाइड लैब्स को ही हम मंजूरी देंगे। तो जो आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो गुणवत्ता को हम इंश्योर करने के लिए ये कोशिश करेंगे कि ये जो लैब एस्टेब्लिश होती है उनके पास अद्यतन मशीनरी हो, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो और इसको जब आप यूज़ करें तो ये लैब से मतलब कोई वहाँ पे गड़बड़ ना हो। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ही ये जो 100 लैब्स होगी उसको हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जब हम देश की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में, कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्रों में लैब की संख्या अच्छी है, जैसे उत्तर पूर्व या पूर्व में आप देखें तो लैब की संख्या कम है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि लोग आएँ आगे और ये लैब लगाएं। और ये लैब की एक चीज़ और है कि इसको आपको ब्रेक इवन पे लाने के लिए 100% पे काम नहीं करना है, 35-40% पे भी अगर आप काम करते हैं कैपेसिटी के तो आपका ब्रेक इवन आ जाता है। चलिए, ये तो गुणवत्ता की बात रही और आप और आपका मंत्रालय काफ़ी कुछ इसमें कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जब भी खाद्यान्न की बात आती है, रोटी की बात आती है, तो महिला अपने आप में याद आती है। हम घर में अगर खाने की बात करें तो महिला को कैसे भूल सकते हैं। आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस सेक्टर के अंदर बढ़े, खास तौर से प्रसंस्करण की बात करें? आपने बहुत सही बात कही है। एक ये जो हम फूड प्रोसेसिंग की जब बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में, खाद्य प्रसंस्करण में हमारे देश में तकरीबन 25 लाख यूनिट है। 25 लाख यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 50,000 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 98% इनफॉर्मल सेक्टर में है। और जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की है। जैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कही, तो हमारे जो मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं के हैं। और एक जो हमारी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें हम महिलाओं को, खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें सपोर्ट करते हैं जो खाद्यान्न में या खाद्य प्रसंस्करण में काम करती हैं। उनको हम वित्तीय सहायता देते हैं, उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहायता देते हैं, उनको हम ब्रांडिंग में और मार्केटिंग के लिए भी मदद करते हैं। जैसे पिछले आपने देखा होगा सितंबर में जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था, उसमें पूरा PMFME का एक पेविलियन था और वहाँ पे छोटे छोटे उद्योगों ने, छोटी छोटी महिलाओं की ग्रुप ने इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन दिया है कि वो देख के हमको सही में गर्व की अनुभूति होती है। तो कुल मिला के हम अगर बात करें खाद्य प्रसंस्करण की, आज भारत की अगर हम बात करें तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज कितना आगे बढ़ चुका है, वैश्विक तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें उसके मुकाबले आज हम कहाँ खड़े हैं और संभावनाएं कितनी है इस क्षेत्र के अंदर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र में संभावनाएं अपार है, अपार संभावनाएं। क्योंकि भारत में जो एक हमारा अनुमान है, हम लोग तकरीबन 12% जो हमारा फूड है उसको प्रोसेस करते हैं। 88% हम रो में या धो के साफ करके खाते हैं। तो ये जो 12% है वो वैश्विक स्तर की तुलना में, पश्चिमी देशों को तो आप छोड़ दीजिए, US वगैरह को छोड़ दीजिए, इवन थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, उसमें भी ये स्तर 25 से लेके 50% तक है। तो ये हमारे यहाँ ये एक स्कोप है कि जो हमारा प्रोसेसिंग लेवल है उसको हम बढ़ा सकते हैं।
अब प्रोसेसिंग लेवल क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ेगा? जैसे हम देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो जो पुराना जो कंसेप्ट था कि घर में 3 टाइम गर्म खाना बन रहा है, वो तो आज चेंज हो रहा है। लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। लोग सिंस सब काम कर रहे हैं, उनके पास खाना पकाने के लिए या उसमें समय देने के लिए समय नहीं है। तो जब हम प्रोसेसिंग का लेवल बढ़ाएंगे तो एक तो आपका जो फार्म लॉस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से उसको हम लोग आंसर कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, बहुत बार जैसे बम्पर क्रॉप हो गई, टमाटर की हम सुनते आए हैं कि प्याज की बहुत बम्पर क्रॉप हो गई, उसके जब मिनिमम भाव भी नहीं मिल रहे हैं तो लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पर जब हम उसको प्रसंस्करण कर सकते हैं तो ये फैसिलिटीज़ जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए, तो ये सारा जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग मतलब बेसिकली उसको प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रसंस्करण की योजनाएं हो, वो सारी किसानों से जुड़ी हुई हैं और खासतौर से छोटे किसानों से। हम जानते हैं सर कि एक समय ऐसा भी था जब हम अखबारों में और मीडिया की सुर्खियों में पढ़ते थे कि किसान को उसकी फसलों का, उसके उत्पाद का दाम नहीं मिलता। तो आप इस बात को आज कहना चाहते हैं देश के किसानों से कि प्रोसेसिंग एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी जो फसल का दाम है वो कई गुना ना सिर्फ बढ़ सकता है बल्कि उसकी मांग भी बढ़ सकती है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और इसमें हम लोग तो हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे प्याज का प्रसंस्करण का एक पूरा क्लस्टर हमने गुजरात में डेवलप हुआ है। तो अब क्या है, जहाँ भी प्याज की कहीं बम्पर क्रॉप हुई तो उसको फेंकना नहीं, उसको पता है कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा प्याज जो है उसको प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ उनको प्याज प्रोसेस करने के लिए उनकी कैपेसिटी है, उनको उतना प्याज चाहिए। तो ये दोनों विन विन सिचुएशन है। तो जब आप किसानों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐसे बहुत सारा हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, चिप्स वगैरह के लिए, वेफर्स के लिए, आपका ये पोटैटो के जितने प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो चाहे सरकार दे चाहे कोई कंपनी दे, वो एक तय हो जाता है। तो ये जो किसान के मन में जो अनिश्चितता है अपने प्राइसिंग को लेके, उसको बहुत हद तक मुझे लगता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको टैकल कर सकती है। चलिए, मेरा एक अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और मैं चाहता हूं कि आप जो है ना इस भ्रम को भी दूर करें। एक सबसे बड़ा भ्रम है कि प्रोसेसिंग जो फूड की हो जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप क्या इस बात को हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो सेफ है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि एक जो हमारे यहाँ जो मतलब जो इस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है और एक जो कहीं सुनी बातों पे कहता है कि प्रोसेस फूड खराब है या प्रोसेस फूड जंक फूड है, तो ये भ्रांतियों को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये जो मिथ्स क्रिएट हुए हैं उसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज मैं आपसे बात करूं, जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे नमक की बात करें, नमक में जब से हम लोग प्रोसेस करने लगे उसमें हम आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करने लगे। इसी तरह चावल की बात करें तो फोर्टिफाइड चावल आ जाता है। तो जब तक आप प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबली प्रोसेसिंग करें, नंबर 1, और उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें आप कुछ न्यूट्रिशन ऐड करें, और दूसरा जो उनका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उससे हम छेड़छाड़ ना करें। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब से पैकेजिंग की क्वालिटी ठीक हुई है, पहले बहुत सारे आपको मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स, इमल्सिफायर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते थे, किंतु आज जो पैकेजिंग हमारा क्वालिटी अच्छी हुई है उसके चलते, या जो आप वैक्यूम पैक होने लगा, डिहाइड्रेट होने लगा, उसमें आपको कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और केमिकल यूज़ होता भी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भाई तेल की खपत, आप तेल का जो उपयोग करते हैं आप 10% कम कर दीजिए, तो वो हेल्दी हैबिट है। आजकल हमारे यहाँ बिना तेल के रोस्टेड, बेक्ड, इस तरह के रेडी टू ईट आने लगे हैं। पहले जो पूरा तला हुआ मिलता था उसके बहुत सारे ऑप्शन सब अवेलेबल हैं। तो जब हम एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा हमारे सारे प्रोसेसर्स को, कि जब हम प्रोसेस करते हैं कोई भी चीज़ तो उसको हम रिस्पॉन्सिबली करें, उसमें हम अननेसेसरी उसको मतलब जो भी ज़्यादा फैट है, ज़्यादा शुगर है या केमिकल का मिनिमम या यूज़ ना करें, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको अलाउ करती है। तो कुल मिलाकर प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन पर जो है
भारत जो है खरा उतर रहा है और इसी वजह से लगातार भारत के जो खाद्यान्न उत्पाद हैं उनकी वैश्विक तौर पर मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज इतना ही और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। तो देखिए आपने ये विशेष बातचीत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया की सेहत नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल 80 साल की खालिदा को ढाका के आवर केयर अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। देश की अंतरिम सरकार ने उनके स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें वीवीआईपी घोषित किया है। उन्हें विशेष सुरक्षा बल प्रदान किया गया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश में खालिदा जिया के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा, बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों तक योगदान देने वाली बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंता हुई। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। और अब बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु की। जी हां, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास तेज किए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग के जरिए 53 टन राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई है। साथ ही द्वीपीय देश में फंसे हुए 2000 से अधिक भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका के गंभीर रूप से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता कर रही है। संयुक्त अभियानों में 150 से अधिक लोगों को बचाया गया है और सहायता प्रदान की गई है। इस बीच भारत के AC 130J विमान के जरिए लगभग 10 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है। इसमें भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब और वायुसेना का चिकित्सा दल शामिल है। INS सुकन्या श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में स्थित त्रिकोमाले पहुंचा। इसमें 12 टन आवश्यक सामग्री भेजी गई। और साइक्लोन दितवाह से श्रीलंका में आई भारी तबाही और बाढ़ के बीच देश की पूर्व क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने भारत द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर मैथ्यूज ने भारतीय सैन्य बलों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर श्रीलंका के लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि सभी श्रीलंका वासी भारत की इस मदद और साहसिक प्रयासों की दिल से सराहना करते हैं। तो शैला, हम इस खबर पर मुझे लगता है ऐसा कि भारत ने प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में अपना किरदार निभाया है और इसके लिए श्रीलंका की तरफ से जो है आभार और धन्यवाद भी दिया गया है। तो ये एक जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक संदेश है। और एक और सकारात्मक खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैकडोनल्ड्स ने श्री अन्न का प्रयोग करके मल्टी मिलेट बनाया है। इसमें 5 श्री अन्न, बाजरा, रागी, ज्वार, पुनर्वा और कोदो का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि मैकडोनल्ड्स इंडिया ने मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी से इस मिलेट बन का विकास किया है। देखिए हमारे सहयोगी तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट।
एक विदेशी ब्रांड जो अपना रहा है स्वदेशी स्वाद। मैकडॉनल्ड इंडिया लेकर आया है मिलेट से बना नया मल्टी मिलेट बर्गर बन, जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू और पोषण दोनों समाये हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे प्रयोग की कहानी। एक विदेशी ब्रांड में स्वदेशी स्वाद का तड़का मैकडॉनल्ड्स इंडिया लेकर आया है मल्टी मिलेट बर्गर बन, एक ऐसा नया प्रयोग जिसमें वैश्विक स्वाद मिला है भारतीय पौष्टिकता के साथ। यह खास बन मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय मोटे अनाजों बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो की ताकत समाई है। We intensively worked on various health benefits and nutritious advantages of millets. So at that time we have collaboration with the McDonald's to develop millet based bun. मिलेट्स बन जो एक हम लोगों ने इनोवेट किया CSIR के साथ और CFTRI के साथ। ये जो हम लोगों ने शुरू किया, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन था कि इसको हम उनके विजन से अलाइन था कि हमें अपने देश में एक इंटरनेशनल हब बनाना है मिलेट्स का। कभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे ये अनाज अब ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में अपनी जगह बना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री, पोषक तत्वों से भरपूर और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मिलेट्स को अब भविष्य का स्मार्ट अनाज कहा जा रहा है। ये सारा मिलेट जो आता है हमारे सारे सराउंडिंग स्टेट से आता है, जो कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो वी रियली फील वेरी प्राउड कि हम आज इसको लोकल बनाया है और ये पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। इस मिलेट बन में लगभग 22% हिस्सा भारतीय मिलेट्स का है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन में से एक बन गया है। भारत के प्राचीन अनाज अब आधुनिक खान पान की परिभाषा बदल रहे हैं। Generally, while preparing the bun, wheat flour is commonly used. So the protein content of that one is around 8 to 10%. But we have replaced the wheat flour 22% millet flour we have used in place of wheat flour. तो अब बर्गर में भी स्वाद है भारत का। मैकडॉनल्ड का ये कदम न सिर्फ नवाचार की मिसाल है, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना को भी आगे बढ़ाता है। यानी मैक्स स्वदेशी जब ग्लोबल मिला लोकल से। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो शाला मिलेट बर्गर है, मतलब रिपोर्ट जब हम देख रहे थे तो मन कर रहा था कि इसके चखना जरूर चाहिए, क्योंकि सेहत भी इसमें जुड़ी हुई है। सेहत भी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खेल जगत की खबरों का स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है और भारत ने अपने पहले मैच में नामीबिया को 13-0 के अंतर से हरा दिया। टीम की ओर से हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक लगाई। FIH जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अपने अंतिम ग्रुप लीग मुकाबले में स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। स्विट्जरलैंड के खिलाफ टीम जीत की लय जारी रखे और अपने कमजोर पक्षों को दूर करने की कोशिश करेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने निजी कारणों का हवाला देकर तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरेंद्र सिंह ने अप्रैल 2024 में ही पद संभाला था और माना जा रहा था कि वो 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक तक टीम के साथ रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और वर्ल्ड कप चैंपियन हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये पहली बार है जब बैंक ने किसी महिला खिलाड़ी को अपने ब्रांड से जोड़ा है। और आइए नया सवेरा में जानते हैं मौसम का हाल।
तो मौसम के बाद अब जाते जाते बात करते हैं कोणार्क महोत्सव की, जो हर साल 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाने वाला अनोखा नृत्य महोत्सव है। तो चलिए आप इस नृत्य महोत्सव का आनंद उठाइए, इस खूबसूरत तस्वीरों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।